नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट अपटेक। तो ये जो स्कीम थी रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, यानी कि जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स थे उनमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जा सके, इस स्कीम को इनिशिएट किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सो बैंक ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट अपटेक ताकि एमएसएमई जो क्लस्टर्स हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन की जा सके। एंड ये बेसिकली एक एक्सटेंशन की तरह काम कर रही थी विद द जो कंसल्टेंसी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी एसबीआई के द्वारा, उसी के तहत ये एक एक्सटेंशन थी जहां पर एमएसएमई क्लस्टर्स की मॉडर्नाइजेशन के रिगार्डिंग इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। सो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का वो ये था कि एक कैटालिटिक रोल प्ले करे एंड फर्दर जो प्रोजेक्ट अपटेक है ये एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करे रिगार्डिंग द मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनमें मॉडर्नाइजेशन हो सके, क्योंकि इकोनॉमी जो थी वो चेंज हो रही थी, ठीक है, तो उसके हिसाब से मॉडर्नाइजेशन भी थी जो वो जरूरी थी। तो कुछ एक इंडस्ट्रीज जो कवर की गई थी प्रोजेक्ट अपटेक के अंडर, डेट वर द एग्रीकल्चर, फाउंड्रीज थी, मशीन शॉप्स, फैब्रिकेशन, ऑटो कंपोनेंट्स, राइस मिल्स, साबूदाना, ग्लास इंडस्ट्री, हॉजरी, क्वायर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स, रिफ्रैक्टरी, बॉयलर कंपोनेंट। तो ये कुछ एक इंडस्ट्रीज थी जिनको इस प्रोजेक्ट के अंडर शामिल किया गया था। तो इस स्कीम के तहत जो क्लस्टर्स रहते थे उनको डायग्नोसिस किया जाता था एंड उनकी जो टेक्नोलॉजिकल नीड्स रहती थी उनको आइडेंटिफाई किया जाता था, टेक्नोलॉजी उन्हें समाधान प्रोवाइड किए जाते थे एंड जो नॉलेज थी वो भी उन्हें प्रोवाइड की जाती थी ताकि वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएं एंड फर्दर अपने यूनिट को मॉडर्नाइज कर पाएं। एंड फर्दर ये जो स्कीम थी ये फ्लेक्सिबल स्कीम है एंड अगर बाहर से भी सोर्स करनी हो टेक्नोलॉजी तो उसके रिगार्डिंग भी इसमें प्रोविजंस अवेलेबल। नेक्स्ट इट इज बैक एंडेड इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, दैट इज BEIS। सो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जरूरी था कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो करें लेकिन कॉम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर प्रोड्यूस करें ताकि वो ग्लोबल मार्केट में सरवाइव कर पाए एंड जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस कर पाए। सो एमएसएस को, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को एंकरेज करने के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग, मॉडर्नाइजेशन के रिगार्डिंग एंड फर्दर कि वो ISO सर्टिफिकेशन को हासिल करें एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज में अपना पैसा लगाएं। तो इन सभी इनिशिएटिव्स को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की जो इंटरेस्ट सब्सिडी थी वो एक सिंगल एंटरप्राइज को प्रोवाइड की जा सकती थी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो ये सब्सिडी किस हिसाब से प्रोवाइड होती थी, लेट अस हैव अ लुक एट इट। तो जो भी टर्म लोन एमएससीज के द्वारा ऑब्टेन किए गए हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को लेकर या फिर मॉडर्नाइजेशन के लेकर, तो उसके अंदर 3% की बैक एंडेड सब्सिडी अवेलेबल हो सकती थी। फर्दर एमएससीज ने जो भी टर्म लोन ऑब्टेन किए गए हैं अंडर द नेशनल इक्विटी फंड स्कीम ऑफ SIDBI, वहां पर भी 3% बैक एंडेड इंटरेस्ट सब्सिडी थी। इसी तरह से अगर एमएससीज ने कोई टर्म लोन ऑब्टेन किया है NSIC से, NSIC सिडको कंसोर्शियम के तहत, तो चाहे NSIC सिडको से कंसोर्शियम लिया गया है या फिर कंपोजिट टर्म लोन है या फिर लोन ऑब्टेन किया गया है बाय द माइक्रो इंडस्ट्रीज अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम, किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वहां पर भी 3% की बैक एंडेड इंटरेस्ट सब्सिडी रहेगी एमएससीज के लिए। तो कोई भी टर्म लोन या फिर लोन अगर लिया जाता है माइक्रो इंडस्ट्रीज के द्वारा CGTMSE के तहत, तो वहां पर भी 3% की बैक एंडेड इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो अवेलेबल रहेगी। इसी तरह से अगर एमएससीज ने कोई टर्म लोन लिया है ISO सर्टिफिकेशन के लिए, ISO सर्टिफिकेशन के लिए, या फिर कोई टर्म लोन लिया है ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सके रिजल्टिंग इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन, या फिर IPR के तहत, डेट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उसके लिए भी अगर आप टर्म लोन लेने, यानी कि ISO सर्टिफिकेशन के लिए या फिर R&D के लिए, पेटेंट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, या फिर अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वहां पर भी अगर टर्म लोन लिया जाता है तो इंटरेस्ट के ऊपर 3% की बैक एंडेड सब्सिडी रहेगी। एंड फर्दर जो यूनिट्स 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स तक के हैं वहां पर जो BEIS है वो एलिजिबल रहेगी। एंड ये जो स्कीम है दिस इज इंप्लीमेंटेड बाय DIC, TIIC एंड SIDBI। तो चाहे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, चाहे मॉडर्नाइजेशन है, चाहे नेशनल इक्विटी फंड स्कीम से टर्म लोन लिया गया है, या फिर NSIC सिडको कंसोर्शियम के अंडर लिया गया है, या फिर
CGTMSE के अंडर कोई भी कंपोजिट लोन या फिर लोन ऑब्टेन किया गया है, या फर्दर ISO सर्टिफिकेशन या फिर R&D पर्पसेस के लिए पेटेंट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, IPR रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग लोन लिया गया है, तो इन सब केसेस में क्या रहेगी, 3% की बैक एंडेड इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल रहेगी। देन इट इज इंडिया MSME टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, दैट इज ISTSL। तो ISTSL एक जॉइंट वेंचर है सिडबी, SBI, OBC, IOB एंड इंडियन बैंक का, जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो नई एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को अपनाते हुए या फिर बिजनेस कोलैबोरेशन करते हुए जो ग्लोबल लेवल पर अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें टैप कर सकते हैं, यानी कि उन अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट ले सकते हैं। तो MSME जो है, अगर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो MSME जो है एक वाइब्रेंट एंड डायनामिक सेक्टर है, एंड इस सेक्टर ने कंसिस्टेंटली अच्छी ग्रोथ दी है। अगर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रही है, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट्स के लेवल पर ग्रोथ देखें तो ईयर आफ्टर ईयर यहां पर अच्छी ग्रोथ रही है। एंड फर्दर पोस्ट लिबरलाइजेशन बाद अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी हैं एंड फर्दर चैलेंजेस भी इंक्रीज हुए हैं स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर के लिए। सो अब जो ये यूनिट्स हैं ये ज्यादा किसके ऊपर फोकस करें कि ये इनोवेशन किस हिसाब से लेकर आए ताकि ये अपने प्रोडक्शन मेथड्स को इंप्रूव कर पाए, मार्केट स्ट्रेटजीज को किस तरह से बना पाए कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट्स में पेनिट्रेट कर पाए, मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को किस तरह से बनाएं कि ये ज्यादा देर तक सस्टेन कर पाए एंड फर्दर अपने ऑपरेशंस को स्ट्रेंथन कर पाए। नेक्स्ट इट इज टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, अ वीक लिंक फॉर इंडियन MSMEs। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज IT अवेयरनेस। क्या रीजन है कि जिनके कारण जो MSMEs हैं, इंडियन MSMEs हैं, वो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को नहीं अपनाती हैं, उनको अडॉप्ट नहीं करती हैं। तो पहली चीज है IT अवेयरनेस। सो MSMEs को एजुकेट किया जाना चाहिए कि उन्हें क्या बेनिफिट हो सकते हैं टेक्नोलॉजी को अपनाने से उनके बिजनेस में। देन इट इज रेलेवेंस ऑफ IT सॉल्यूशंस। MSMEs जो हैं उन्हें उनके टिपिकल बिजनेस हैं एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक उनके कोर प्रोसेसेस हैं, तो उन्हें उनके प्रोसेसेस के मुताबिक ही क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, यानी कि टेलर मेड सोल्यूशन चाहिए एज पर देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। थर्ड जो रीजन है दैट इज फाइनेंसिंग एंड अफोर्डेबिलिटी। तो अफोर्डेबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो MSMEs हैं वो इन सॉल्यूशंस को नहीं अपना पाती हैं, क्योंकि जो इंपेरेटिव कॉस्ट इन सॉल्यूशंस के ऊपर लगने वाली है वो ज्यादा लगने वाली है रेदर देन जो उनको वैल्यू मिलेगी इन सॉल्यूशंस के थ्रू। एंड सेकंड जो रीजन है इन्हीं के बीच में दैट इज फाइनेंस, यानी कि उन्हें एडिक्वेट एंड टाइमली फाइनेंस कॉम्पिटिटिव टर्म्स के ऊपर नहीं मिल पाता है, लॉन्गर टेन्योर पीरियड नहीं मिल पाता है, जिसके ऊपर वो जो भी इनोवेशन है उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपना सकें। नेक्स्ट इट इज असेसिबिलिटी। जो MSMEs हैं उनके पास लिमिटेड एक्सेस है किसका, बड़ी मार्केट्स का। अगर हम मार्केट लिंकेजेस के बारे में बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस के बारे में बात करते हैं, तो MSMEs के पास जो एक्सेस है वो क्या है, लिमिटेड है, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ा नहीं पाते हैं एंड मोर ओवर वो उस टेक्नोलॉजी को अपनाने का उतना बेनिफिट नहीं निकाल पाते हैं। लास्ट इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होने के कारण जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है एंड अगर आपके पास जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही नहीं है तो उससे प्रोडक्टिविटी में लॉस भी होता है एंड अल्टीमेटली जो कंपटीशन फेस करना पड़ता है MSMEs को वो भी इंक्रीज होता है। सो गवर्नमेंट को एंड इंडस्ट्रीज को दोनों को इन चैलेंजेस को एड्रेस करना पड़ेगा ताकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग एडॉप्शन है इनोवेशंस की उसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाया जा